इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 5 और अध्याय का नाम है बलों को जानें। इसमें है जिज्ञासा बनाए रखें। प्रश्न 1, स्तंभ क में दिए गए बल का मिलान स्तंभ ख के संगत उदाहरण से कीजिए। इसमें दो स्तंभ दिए गए हैं। हमने इसमें इन दोनों स्तंभों में मिलान करना है। जैसे पेशीय बल है, पेशीय बल बच्चे द्वारा अपना बस्ता या स्कूल बैग उठाना। चुंबकीय बल उत्तर दिशा की ओर इंगित करती हुई दिक्सूचक सुई। घर्षण बल एक क्रिकेट की गेंद का सीमा रेखा को स्पर्श करने से ही ठीक पूर्व अपने आप रुकना। इसमें घर्षण बल का उपयोग होता है। इसके बाद में गुरुत्व बल पेड़ से फल का गिरना। स्थिर वैद्युत बल ऊनी कपड़े पर रगड़े हुए गुब्बारे द्वारा बालों को आकर्षित करना। इस तरह से हम स्तंभ क और ख में मिलान करेंगे। इससे आगे है यहाँ पर, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। हमने बताना है कि दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। इसमें पहला है, किसी गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन हेतु सदैव एक बल की आवश्यकता होती है। ये क्या है? सत्य है। घर्षण के कारण समतल सतह पर लुढ़कती हुई गेंद की चाल में वृद्धि होती है। असत्य है। एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित दो आवेशित वस्तुओं के बीच कोई बल नहीं लगता। असत्य है। प्रश्न संख्या 3, दो गुब्बारों को ऊनी कपड़े से रगड़कर एक दूसरे के समीप लाया जाए तो क्या होगा और क्यों? उत्तर, दोनों गुब्बारों को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर एक जैसा आवेश उत्पन्न होगा। यदि समान आवेशों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो प्रतिकर्षण होता है, इसलिए दोनों गुब्बारों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। जब आप जल से भरे गिलास में एक सिक्के को डालते हैं तो वह डूब जाता है, परंतु जब आप बड़ा लकड़ी का टुकड़ा जल में डालते हैं तो वह तैरता रहता है। व्याख्या कीजिए। उत्तर, जल से भरे गिलास में जब सिक्के को डाला जाता है तो सिक्के पर लगने वाला उत्प्लावन बल गुरुत्वाकर्षण बल से कम होता है तथा सिक्के का घनत्व जल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए सिक्का डूब जाता है। परंतु जब लकड़ी के टुकड़े को जल में डाला जाता है तो लकड़ी पर लगने वाला उत्प्लावन बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, इसलिए लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता रहता है। प्रश्न संख्या 5, यदि एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह धीमी हो जाती है, फिर एक क्षण के लिए विराम अवस्था में आती है एवं पुनः धरती पर गिर जाती है। गेंद पर लगने वाले बलों का नाम एवं उसकी दिशाएं ज्ञात कीजिए या बताइए। ऊपर की ओर गति की कालावधि में, नीचे की ओर गति की कालावधि में। इससे आगे है, इसकी सबसे ऊपरी स्थिति पर। उत्तर, गेंद पर लगने वाले बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। बल की दिशाएं, ऊपर की ओर जाते समय गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा नीचे धरती की ओर कार्य करती है। यदि यह गेंद की गति को धीमा करती है। दूसरा भाग है, गेंद के नीचे की ओर आते समय गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा नीचे धरती की ओर होती है और यह गेंद की गति को तेज करती है। तीसरा भाग है, गेंद की सबसे ऊपरी स्थिति पर बल की दिशा नीचे की ओर होती है, इससे गेंद वापस नीचे गिरना शुरू कर देती है। प्रश्न संख्या 6, एक गेंद को बिंदु क से छोड़ा जाता है और वह एक नत तल पर इसके पश्चात एक क्षैतिज सतह पर गति करती है, जैसा कि चित्र 5.16 में दर्शाया गया है। क्षैतिज सतह पर यह बिंदु ख पर विराम अवस्था में आ जाती है। एक ऐसी विधि लिखिए जिसमें गेंद को उसी बिंदु क से छोड़ा जाए तो वह बिंदु ख से पूर्व बिंदु ख को पार करने के पश्चात विराम अवस्था में आए। उत्तर, बिंदु ख से पूर्व। इसमें यहाँ पर ये चित्र दर्शाया गया है। इसमें ये आनत तल है, ये क्षैतिज तल है, ये बिंदु क है और ये बिंदु ख है। बिंदु क से गेंद छोड़ी जाती है और हमने ये बताना है भी कैसे वो बिंदु ख से पहले रुके और कितनी स्पीड से इसको छोड़ा जाए या कैसे छोड़ा जाए कि इसको बिंदु ख के बाद में रुके, या इसकी सतह कैसी होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए या खुरदरी होनी चाहिए। उत्तर, बिंदु ख से पूर्व।
बिंदु ख से पूर्व गेंद को विराम में लाने के लिए क्षितिज सतह को खुरदरा बना देंगे। क्या करेंगे? जो क्षितिज सतह है इसको हम खुरदरा बना देंगे। खुरदरी सतह का घर्षण बल अधिक होता है, इसलिए घर्षण बल बढ़ने से बिंदु क से पहले ही रुक जाएगी। दूसरा, इसमें गेंद बिंदु ख को पार करने के पश्चात विराम अवस्था में आए। इसमें क्या है? इसके लिए क्षितिज सतह को हम चिकना बना देंगे। पहली अवस्था में क्या था? हम उसको खुरदरा बनाएंगे और दूसरी अवस्था में क्या है? इसको चिकना बनाएंगे। चिकनी सतह का घर्षण बल कम होता है, इसलिए गेंद बिंदु ख को पार करने के पश्चात विराम अवस्था में आएगी। प्रश्न संख्या 7, यदि हम सावधान न रहें तो चिकनी सतहों जैसे बर्फ या पालिश की सतह पर क्यों फिसल जाते हैं? समझाइए। उत्तर, चिकनी सतहों जैसे बर्फ या पालिश की हुई सतह का घर्षण बल बहुत कम होता है। इसमें क्या कहता है? भी जो चिकनी सतह है या बर्फ की है या पालिश की हुई है उसका घर्षण बल जो है बहुत कम होता है। घर्षण बल कम होने के कारण हमारे पैर चिकनी सतह पर टिक नहीं पाते, इसलिए यदि हम सावधान न रहें तो चिकनी सतह पर पैर फिसल जाते हैं। प्रश्न संख्या 8, यदि कोई वस्तु असमान गति से चल रही है तो क्या इस पर कोई बल लगाया जा रहा है? उत्तर, हाँ। यदि कोई वस्तु असमान गति से चल रही है तो उस पर कोई बल लगाया जा रहा है, क्योंकि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु की बल एवं दिशा दोनों को बदल सकता है। प्रश्न संख्या 9, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के छठे भाग के समान हो जाता है। इस परिवर्तन का क्या कारण है? क्या वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर भी पृथ्वी के उस द्रव्यमान के छठवां भाग हो जाता है? उत्तर, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से बहुत कम है, इसलिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के लगभग 1/6 भाग होता है। इसलिए किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के छठवें भाग के समान हो जाता है। इससे आगे द्रव्यमान में परिवर्तन। नहीं, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि द्रव्यमान पदार्थ की वह मात्रा है जो हर जगह स्थिर रहती है, समान रहती है। प्रश्न संख्या 10, समान आमाप और आकृति की भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी 3 वस्तुएं 1, 2 और 3 जल में रखी गई हैं। यहाँ पर 3 वस्तुएं हैं, 1, 2 और 3, इनको जल में रखा गया है। वे भिन्न भिन्न गहराई तक डूबती हैं। यहाँ पर वस्तुओं की गहराई जो है अलग अलग दिखाई गई है जहाँ तक वो डूबती हैं, जैसा कि चित्र 5.17 में दर्शाया गया है। ये क्या है? चित्र 5.17 है, इसमें दर्शाया गया है। यदि तीनों वस्तुओं 1, 2 और 3 के भार क्रमशः W1, W2 और W3 है। यहाँ पर तीनों वस्तुओं के भार, इसका भार W1 है, इसका भार W2 है और इसका भार कितना W3 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? इसमें क्या है? जो वस्तु है जब इसको द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु का भार यानी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ कार्य करता है और उत्प्लावन बल, द्रव का उत्प्लावन बल जो है ऊपर की तरफ कार्य करता है। जिस वस्तु का भार ज़्यादा होगा वो वस्तु जल में ज़्यादा डूबेगी, क्योंकि यहाँ पर समान अमाप और आकृति दी गई है। इसलिए पहली वस्तु है, ये वस्तु जल में सबसे ज़्यादा डूबती है, इसलिए इसका भार जो है सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद में दूसरी वस्तु है, जल में पहली वाली वस्तु से कम डूबती है, तो इसका भार क्या होगा? W1 से कम होगा। और इसी तरह से तीसरी वस्तु है, सबसे कम डूबती है, तो इसका भार जो है इन तीनों में सबसे कम होगा। इस तरह से यहाँ पर ये हमारे पास में विकल्प दिए गए हैं। पहला है W1 बराबर है W2 बराबर W3, दूसरा है W1 बड़ा है W2 से, बड़ा है W3 से। तो हम देखते हैं कि जो दूसरा विकल्प है W1 W2 से बड़ा है और W2 W3 से बड़ा है। दूसरा विकल्प क्या है? सही है। इस तरह से इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर पूरे होते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको समझ आए होंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।